भोपाल के अंदर एक कॉलोनी के अंदर मनोज कुमार जो कि ड्यूटी पर गया हुआ था, उसके दो जो बच्चे थे वो भी स्कूल पर गए हुए थे पढ़ने के लिए, और घर पर उसकी पत्नी जिसका नाम प्रीति शर्मा वह थी और उसका छोटा बच्चा था। अब तो दोस्तों उसके घर में जो प्रीति रह रही थी, जो उसकी पत्नी थी, एकदम से दोपहरी का समय था। प्रीति के घर में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आस पड़ोस के लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी वह आस पड़ोस के लोग भाग करके जाते हैं और प्रीति के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन अंदर से अभी तक कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था और भीतर बहुत बुरी तरह से प्रीति के रोने, बिलखने, चिल्लाने, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आस पड़ोस के लोग दरवाजे पर खड़े हुए थे, तभी दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर से दो बुर्खा पहने हुए औरतें निकलती हैं। उनके हाथों में खंजर थे और वह दोनों औरतें खून से सनी हुई थी। जैसे ही आस पड़ोस के लोग कुछ पूछना चाह रहे थे तो वह चाकुओं को उनकी तरफ कर देती हैं और कहती हैं कि दूर रहो बस, और उसके बाद वह दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अब तो दोस्तों जैसे ही गाँव के लोग या फिर पड़ोसी लोग जो होते हैं अंदर देखते हैं तो अंदर जो प्रीति थी वह खून से लहूलुहान मृत पड़ी हुई थी फर्श पर, और उसका जो छोटा बच्चा था वह वहीं पर बैठा हुआ रो रहा था। और उसके बाद दोस्तों मनोज के पास खबर की जाती है पड़ोसियों के द्वारा और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले को देखती है और मामले को देखकर उसको बड़ा अचंभा होता है कि दो बुर्खा पहनी हुई औरतें आखिर क्यों इस महिला को मारकर चली गई हैं। तो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है तो आस पड़ोस का लोगों में से जो पड़ोसी बाहर खड़े थे उनमें से एक बोलता है कि साहब मैंने उन औरतों की तरफ गौर से देखा था तो एक औरत का बुर्खा थोड़ा सा हट जाता है, तो उस बुर्के के अंदर औरत नहीं थी, उसके अंदर एक दाढ़ी वाला इंसान था। अब दोस्तों यह बात पुलिस को पता लग जाती है। इतने में ही प्रीति का पति मनोज घर पर आ जाता है और पत्नी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस मनोज से पूछती है कि आखिर मामला क्या हुआ होगा, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो दोस्तों जैसे ही मनोज को पता लगता है कि पड़ोसी ने बताया है कि बुर्खा पहनकर दो औरतें आई थी, लेकिन उनमें से एक औरत का बुर्खा थोड़ा सा उतर गया था, तो उस बुर्के के अंदर एक दाढ़ी वाला इंसान था। अब तो एकदम से मनोज पुलिस के सामने कहता है कि साहब मुझे शक है पुजारी रामनिवास पर, जो कि पड़ोस के मंदिर में पुजारी है। वह उनके भुआ के लड़के का साला है और वह उनके घर पर आया करता था पीछे से, और उसकी पत्नी के साथ उसका चक्कर है। यह बात आस पड़ोस के लोगों ने मुझे बताई थी, तो मुझे उसी के ऊपर शक है, वरना तो कोई मेरे घर में इस तरह से नहीं आ सकता। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस को जब क्लू मिल जाता है तो उसके बाद तुरंत रामनिवास को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रामनिवास इतना चालाक था, उसने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा दी थी और फिर जिस आदमी ने उसको बुर्के के अंदर देखा था वह पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन पुलिस को पता है ऐसे लोगों का किस तरह से इलाज करना है। उसके बाद अच्छी तरह से उससे जब पूछताछ करती है तो रामनिवास पुजारी, जो कि मंदिर का पुजारी था, सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है। वह बताता है कि यह मनोज शर्मा जिसकी उम्र 38 साल है और 2014 में इसकी शादी प्रीति शर्मा से हुई थी। प्रीति शर्मा की उम्र 28 साल है, जो कि मनोज शर्मा से 10 साल छोटी है, और प्रीति शर्मा जो है वह मनोज शर्मा की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों मनोज शर्मा का दूसरा बड़ा भाई भी है फूलचंद, और यह भोपाल के अंदर एक कॉलोनी के अंदर रहा करते हैं। जो प्रीति है उसकी कमर में थोड़ी सी हड्डी बाहर निकली हुई थी, तो उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। जैसा कि यहाँ पर 28 साल की उम्र में शादी हुई है, तो इसके पीछे का कारण यही था कि जो प्रीति थी उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी निकली हुई ज़्यादा थी, तो लोग उसके जब रिश्ता होता था तो लोग चुगली कर दिया करते थे और उसका रिश्ता टूट जाया करता था। कुछ लोग कहते कि इसको बच्चे नहीं होंगे, कुछ लोग कहते कि यह पति को शारीरिक सुख नहीं दे पाएगी। इस तरह की बातें उनके बीच में हुआ करती और प्रीति का रिश्ता टूट जाया करता। लेकिन मनोज शर्मा जिसकी पत्नी मर चुकी थी और प्रीति से वह 10 साल बड़ा था, तो मनोज शर्मा प्रीति को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। जिस औरत की शादी नहीं हो रही थी उसको सहारा दिया मनोज शर्मा ने, और फिर उस औरत ने मनोज शर्मा के साथ जो किया, दोस्तों बड़ा ही विचार करने योग्य यह मामला है। अब यहाँ पर क्या होता है, मनोज शर्मा के घर में उसकी पत्नी प्रीति शर्मा दुल्हन बनकर आ जाती है, तो मनोज अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा शरीर थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस है तो तुम इस बारे में चिंता मत करना, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अब
धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक बच्चा हो जाता है उनको। बड़े ही खुश थे दोनों पति पत्नी, क्योंकि मनोज को किसी ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी, तुमने शादी तो कर ली लेकिन तुम्हारी पत्नी पर बच्चे हो जाए तब है। लेकिन अब बच्चे भी हो चुके थे तो मनोज अब खुश था कि कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों इनकी हंसती खेलती गृहस्थी को किसी की नज़र लग जाती है। धीरे धीरे अब इनके घर में जो रामनिवास होता है पड़ोस के मंदिर में पुजारी था, और रामनिवास मनोज के बुआ के लड़के का साला था और वह मनोज के पास मिलने के लिए आ जाया करता है। तो मनोज भी उससे खुश हुआ करता है कि भाई पुजारी है, भगवान के पास रहता है तो अच्छा आदमी होगा, यही कयास लगाए जाते हैं। अब जो पुजारी रामनिवास होता है वह भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम शालिनी जो कि 30 साल की है और रामनिवास 35 साल का है। अब जैसे ही रामनिवास यहाँ पर आने लगता है तो उसके लिए प्रीति चाय पानी बनाती है, उसकी खूब खातिरदारी किया करती, और प्रीति अब उसको पहचान चुकी थी कि यह मेरे पति की बुआ के लड़के का साला है तो हमारी रिश्तेदारी में से ही है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब इसी तरह से समय चल रहा होता है। जो मनोज शर्मा होता है वह नौकरी पर जाया करता है। घर पर उसकी पत्नी अकेली रहा करती है, उसका बच्चा भी है उसके साथ। तो अब पीछे से जो पुजारी होता है एक दिन रामनिवास उस घर के अंदर आ जाता है, आकर के दरवाजे पर आवाज़ लगाता है कि मनोज भाई कहाँ हो। लेकिन मनोज घर में था नहीं, वह तो ड्यूटी पर गया था, और जो प्रीति थी वह बाथरूम के अंदर नहा रही थी। अब तो प्रीति को उसकी आवाज़ जब सुनाई देती है तो वह समझ जाती है कि यह रामनिवास है, और उसके बाद प्रीति ज़ोर से आवाज़ लगाती है और कहती है कि आप अंदर आ जाइए, अंदर तो आपके भाई साहब नहीं है, मैं बाथरूम के अंदर नहा रही हूँ। तो रामनिवास घर के अंदर चला जाता है और बाथरूम के अंदर प्रीति नहा रही थी और बाथरूम के सामने वाले ही कमरे में वह बैठा हुआ था बरामदे में। तो जैसी प्रीति नहा कर के निकलती है तो बदन पर पतला सा तौलिया लपेट कर वह बाहर निकलती है, और उसको देख करके एकदम से जो रामनिवास होता है वह खड़ा हो जाता है और प्रीति से बोलता है कि भाभी तुम तो गजब ढा रही हो, देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाए तुम्हें देख करके, तुम्हारी सुंदरता इतनी है। लेकिन दोस्तों प्रीति बोलती है कि अगर इतनी ही खूबसूरत होती मैं तो तुम्हारे भैया मुझे पलकों पर बिठाते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो रामनिवास था वह पता नहीं किस मकसद से उस समय पर आया था जब मनोज शर्मा घर पर नहीं था, तो हो सकता है उसके मन में पहले से ही मैल हो, और अब प्रीति के पास जब वह आ जाता है तो उसके ऊपर डोरे डालने लगता है। इधर प्रीति भी अपने 10 साल बड़े पति मनोज शर्मा से थोड़ा सा ऊब गई थी और वह भी कुछ नयापन चाहती थी, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके 10 साल बड़े पति ने ही उसको सहारा दिया था, अपनाया था अपनी गृहस्थी के बीच में। लेकिन अब यहाँ पर प्रीति उसको धोखा देने के लिए जा रही होती है। जो रामनिवास होता है वह उसके सामने कुछ उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता है और प्रीति उस तारीफ़ों के पुल में फिसलती चली जाती है। और उसके बाद जो रामनिवास होता है वह कहता है कि भाभी जी, क्योंकि रामनिवास भाभी कहा करता था, वह कहता है कि इस तौलिया के अंदर क्या है। दोस्तों यह ऐसी बात कहता है रामनिवास तो प्रीति हंस जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता इस तौलिया के अंदर क्या है, इसके अंदर वो है जिसके ऊपर लोग मरते हैं। अब तो यही बात कहते कहते रामनिवास प्रीति के पास चला जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, और फिर उसके बाद उस तौलिया को हटा दिया जाता है इन दोनों के दरमियान से, बीच में से। अब उसके बाद तो आपको पता है दोस्तों, जब तौलिया हट चुकी थी बीच में से तो बेडरूम के अंदर दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर आज वो किस्सा होता है जो प्रीति को कभी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो अपने पति, इतने सीधे साधे पति को धोखा दे सकती है वह किसी की क्या बनेगी। जिस पति ने उसको सहारा दिया, जहाँ की प्रीति की शादी भी नहीं कर रहा था कोई उससे, और इसने शादी की थी। अब इनके बीच में संबंध बन जाते हैं, और आज जब संबंध बनते हैं तो प्रीति को लगता है कि भाई रामनिवास तो बस इसके अंदर तो वो तंत्र है, वो मज़ा है जो मेरे पति मनोज के अंदर नहीं है। और उसके बाद तो यह सिलसिला अब रोज़ रोज़ का होने लगा था। जब भी मनोज शर्मा ड्यूटी पर चला जाया करता तो प्रीति शर्मा अपने प्रेमी रामनिवास के पास फ़ोन कर दिया करती और रामनिवास उसके कमरे पर आ जाया करता। अब धीरे धीरे इनके प्रेम प्रसंग इसी तरह से साल दर साल आगे बढ़ते रहते हैं। जब ज़्यादातर रामनिवास पुजारी का आना जाना होता है तो दोस्तों अब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको शक होता है, लेकिन कुछ दिन तक तो चुप रहते हैं, लेकिन उसको देखते रहते हैं कि मामला आखिर है क्या। धीरे धीरे अब दोस्तों जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वह सोच लेते हैं कि भाई यह बात बता देनी चाहिए मनोज शर्मा को, वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। तो मनोज शर्मा को अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जो बुआ के लड़के का साला रामनिवास पुजारी है पास के मंदिर का, वह तुम्हारी पत्नी के पास आता है और 2-2 घंटे तक यहाँ पर रुक कर जाता है। अब तो यह बात जैसे मनोज शर्मा को पता लगती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी पत्नी देखो मेरे साथ धोखा कर रही है, इसको शर्म नहीं आई। और जैसे वह घर जाता है तो अपनी पत्नी प्रीति शर्मा से कहता है कि यहाँ पर रामनिवास क्यों आता है।
दोस्तों इस बात को सुनते ही प्रीति शर्मा बौखला जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई खुलने वाली थी। तो वह यह जता रही थी कि वह बिल्कुल निर्दोष है और कहती है कि आज किसने कहा तुमसे? तो वह यही कहता है मनोज शर्मा कि आस पड़ोस के लोगों ने कहा। प्रीति कहती है कि ये तो सब बरगल आते हैं जिससे कि हमारी गृहस्थी बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो आ भी जाता है तो चाय पीकर चला जाता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों प्रीति तो अपनी तरफ से साफ साफ मना करती है, लेकिन मनोज शर्मा को उसके ऊपर पूरा शक था। तो इनके बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा दोस्तों इनका इतना बढ़ जाता है कि मनोज शर्मा उसके ऊपर पिटाई भी लगा देता है और पिटाई लगाने के बाद उसको मायके भगा देता है। अब प्रीति शर्मा मायके चली जाती है, मायके में जाकर बैठ जाती है। इधर मनोज शर्मा अकेला था, प्रीति के गोद में बच्चा था और वो अपने बाप के यहाँ पर बैठी थी। तो आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगते हैं और जो प्रीति का पिता होता है उसको भी शर्म आती है कि उसकी जवान बेटी अपने बच्चे को लेकर उसके घर पर बैठी है। तो प्रीति का पिता एक बहुत ही गलत कदम उठाता है, पुलिस थाने में जाता है प्रीति को लेकर के और वहाँ जा कर के दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देता है मनोज शर्मा के खिलाफ। अब तो यह बहुत बुरी बात थी, जबकि मनोज शर्मा ने तो शादी में भी दहेज नहीं लिया था। अगर दहेज लेना होता तो वह शादी में डिमांड कर देता तो माँ बाप को देनी पड़ती, क्योंकि उनकी बेटी में कमी थी। लेकिन अब यहाँ पर मनोज शर्मा को जब यह बात पता लगती है तो उसका गुस्सा और साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। यह मामला आगे बढ़ता है, पुलिस तंगी करती है मनोज से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनोज के जो यार दोस्त होते हैं, अड़ोस पड़ोसी, वे यही कहते हैं, सलाह देते हैं कि भाई तू अपनी पत्नी को अपने पास ले आ, वरना पुलिस तुम्हें परेशान कर देगी और तुम दहेज प्रताड़ना के केस में जेल के अंदर चले जाओगे और वहीं पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो मजबूरी में मनोज शर्मा अपनी पत्नी को राजीनामा करने के बाद अपने घर ले आता है और फिर उसको अपने पास रखने लगता है। लेकिन दोस्तों मन के अंदर वो अब अपनी पत्नी के प्रति जगह नहीं बना पा रहा था पहले वाली सी। अब वह ड्यूटी पर जाता है और यहाँ पर उसकी पत्नी प्रीति शर्मा इतनी बेशर्म हो चुकी थी, वह फिर से अपने प्रेमी रामनिवास को बुलाने लगती है और फिर से अड़ोसी पड़ोसी इस बात की तरफ गौर करते हैं और दोस्तों फिर से वह मनोज शर्मा को बता देते हैं। तो अब मनोज शर्मा घर पर भी कई बार तो आया ही नहीं करता, बाहर ही रुक जाया करता है, इतना परेशान वह अपनी पत्नी से हो चुका था। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद जो प्रीति शर्मा होती है अपने पति मनोज शर्मा को खुशखबरी देती है कि मैं मां बनने वाली हूँ, गर्भवती हो चुकी हूँ। लेकिन इस बात को सुन करके मनोज शर्मा खुश नहीं होता है। वह कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा तुम्हारे प्रेमी रामनिवास का है और तुम इसे गिरवा दो, यह मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन जो प्रीति होती है वह अड़ जाती है कि तुम इसका डीएनए करवा लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है और तुम्हारा ही खून है। लेकिन दोस्तों मनोज मानने को तैयार नहीं था और बात भी सच है दोस्तों, जिस औरत से उसका प्रेमी भी मिलता हो, पति भी मिलता हो, तो क्या गारंटी वो बच्चा जो है पैदा होने वाला वो उसका ही हो, पति का ही हो? क्या पता है, इस बारे में तो ऊपर वाले को पता होता है या फिर डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ता है। तो मनोज शर्मा का कहना सच था, ये गलत नहीं था। बार बार अपनी पत्नी से कहता था कि मेरे कहने पर भी तू नहीं मानी, अभी भी उस लुच्चे लफंगे को अपने पास बुलाती है, उसके साथ मौज मस्ती करती है, तो मैं कैसे मान लूँ ये मेरा बच्चा है। अब तो यहाँ पर इनके बीच में फिर से झगड़ा होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पति होता है वह कहता है कि अगर तुम अपने प्रेमी को घर पर ना बुलाओ तो मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, वरना तो तुम फिर से अपने मायके चली जाओ और मेरे ऊपर बेशक दहेज का केस लगा दो, मैं वापस से जेल में चला जाऊँगा। मैं गंदगी को अपने घर में नहीं रखूँगा, बच्चे को भी अपना लूँ और फिर तू अभी भी मौज मस्ती करती रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी अकल प्रीति को आती है और अब अपने प्रेमी रामनिवास को बुलाना बंद कर देती है। इधर रामनिवास के घर में भी कलेश चल रहा था। उसकी जो पत्नी थी शालिनी, वह रामनिवास के ऊपर गुस्सा करती, वह कहती कि तू वहाँ पर क्यों जाता है। और रामनिवास की जो पत्नी होती है शालिनी, वह प्रीति से बहुत ज़्यादा जली हुई थी। वह सोच रही थी कि अगर प्रीति ना रहे तो मेरा पति सही रास्ते पर चल जाएगा। उसके मन में भी गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ था। अब तो यहाँ पर रामनिवास को जब नहीं बुलाती है प्रीति, तो रामनिवास को लगता है कि उसकी प्रेमिका प्रीति ने किसी और के साथ अफेयर जो कर लिया है, जो मुझे नहीं बुलाती है। यह उसका वहम था और इसी बहम में वह अब प्रीति से बदला लेने की प्लानिंग कर लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं प्रीति को अच्छी तरह से धमकाऊंगा और देखूंगा, उससे बदला लूंगा। तो जो पत्नी होती है शालिनी, वह भी उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर प्रीति की और इसकी बिगड़ गई तो उसके बाद उसका घर अच्छे से बच जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रामनिवास के पास बहुत सारा मंदिर के अंदर चढ़ावे का पैसा आया करता, लेकिन वह सारे पैसे प्रीति को दे दिया करता और पत्नी पैसे मांगती रह जाया करती, उसको पैसे नहीं दिया करता। तो शालिनी जो उसकी पत्नी थी वह भी उसके साथ शामिल हो जाती है और दोनों एक ऑटो मंगाते हैं। ऑटो भी किसका था? चंदन का। चंदन ऑटो ड्राइवर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें ले चलो, हमें कुछ सरप्राइज़ देना, किसी
चंदन ऑटो ड्राइवर यही समझ रहा था कि किसी को सरप्राइज़ वगैरह दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये दोनों बुर्खा पहनते हैं और पहुंच जाते हैं दोनों पति पत्नी प्रीति के घर पर। वहाँ पर उसका बच्चा था। जो इसकी पत्नी होती है रामनिवास की शालिनी, वह प्रीति के बच्चे को गोद में ले लेती है। इधर जो रामनिवास होता है वह प्रीति के ऊपर चाकू से वार करने लगता है और उसके बाद दोस्तों उसकी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या करके, अब जो शालिनी होती है वह भी वार करती है बच्चे को रख करके, क्योंकि उसके भी सीने में एक बदले की ज्वाला धधक रही थी। तो दोस्तों दोनों के हाथ खून से रंग जाते हैं और उसके बाद बुर्खा पहनकर जब बाहर निकलते हैं, लोग दरवाजे पर खड़े हुए थे क्योंकि चीख पुकार सुनकर वह आ चुके थे। और दोस्तों अब यहाँ पर जो रामनिवास होता है उसका बुर्खा थोड़ा सा हट जाता है, नकाब, और कोई आदमी उसको देख लेता है कि दाढ़ी वाला इंसान है, औरत नहीं है। तो यहीं से इनका राज खुलता है। इस तरह से दोस्तों अवैध संबंधों में लोगों की जानें चली जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अवैध संबंध किसी के साथ ना रखें। कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी और के साथ घूमोगे, मौज मस्ती करोगे, अफेयर करोगे, प्यार करोगे, ड्रामेबाजी करोगे, इलू इलू करोगे तो आप मारे जाओगे। बहुत कम जिंदगी होती है ऐसे लोगों की, बहुत छोटी ज़िंदगी होती है लाइफ। या तो लड़की का दूसरा प्रेमी मार देता है, या फिर लड़की खुद मरवा देगी, या फिर कई बार जो लड़का होता है वह लड़की को मार देगा गुस्से में आकर, या फिर लड़का खुद की जान ले लेगा। यानी कि टोटल मिलाकर टोटल ही लॉस होता है इस काम में। तो इस काम को कभी भी ना करें। अपने घर वाले जहाँ पर शादी कर दें, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करें, पत्नी अपने पतियों से करें और अपने घर को बसाएं, गृहस्थी को प्यार से चलाएं। यही जीवन होता है एक साधारण जीवन। लेकिन आजकल के लोग दोस्तों, नए नए लड़के हैं, कॉलेजों के सामने खड़े हो जाते हैं, लड़कियों की तरफ देखते हैं, यानी कि उनको ना तो अपने घर वालों की शर्म होती है, ना ही कोई मतलब ये होता है कि अगर किसी को पता लगेगा ये फलाने का लड़का है, लड़की है, तो कोई क्या कहेगा। उनको कोई शर्म है ही नहीं। और वो फिर ऐसी ही जगहों में, आपने देखा होगा, नाले में किसी की लाश मिली, किसी की लाश सूटकेस में मिली, किसी की लाश रेलवे पटरी पर मिली। तो यही तो लोग होते हैं। किसी की लाश कहीं किसी नदी में मिली, किसी की लाश को दफन कर दिया गया, जला दिया गया कहीं झाड़ियों के पीछे। वो यही तो लोग होते हैं। क्या शरीफ लोगों को कोई ऐसे जला पाएगा जब उनका कोई कसूर नहीं है? वो यही होते हैं जो प्यार में पागल हो जाते हैं। प्यार में पागल, जैसे एक लड़की के पीछे दो लड़के पागल हो गए तो दूसरा लड़का या तो उस लड़के को मार देगा या लड़की को मार देगा, या फिर खुद की जान ले लेगा। यही तो होते हैं दोस्तों, और कहीं कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोस को देखते हैं, लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियां, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और ये हर वीडियो को देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रमेश कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, यूपी 73 से हैं, जिला कौशाम्बी से। और उसके बाद हमारे साथ हैं खेमराज भाटी। राम राम सर जी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि गजब भैया जी, स्टोरी को सुनने के बाद कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और लगातार देखते हैं। भैया ये डॉक्टर भाडू लिखी हुई है इस पर, और इसका बुरा मत मानना क्योंकि लिखाई है SIID पर। और कह रहे हैं कि स्टोरी भी संदेश भरी होगी। और नमस्कार सर, आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनकी ID का नाम है डॉक्टर BHADDU भद्दू है, भाडू पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भैया अपना नाम लिख दिया करें, और ऐसे ID से पता नहीं चल पाता है। उसके बाद हमारे साथ नागेंद्र प्रसाद राजवंशी, नेपाल जिला मोरंग और गऊ सूरत से हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद साबुद्दीन मियां दोबारा से कमेंट करते हैं। आनंद नेगी हमारे भाई, गुड नाइट सर जी, कैसे हो? आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। सरफराज खान हमारे भाई लखनऊ यूपी 32 से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं मनोहर शुक्ला ने उसका सारा कुछ देख लिया और उसका मन भर गया और शादी की इच्छा नहीं हुई। जी बिल्कुल सुशील जी, ये बात सही है। इसको मजाक में लें या वैसे लें, बात सही है ये। जब शादी से पहले लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं तो फिर वो शादी किस लिए करें? इन चीज़ों के लिए तो आजकल ज़्यादातर लोग शादी करते हैं। जब सारा कुछ पहले देख लेते हैं तो फिर शादी क्यों करेंगे और क्यों उस रिश्ते को निभाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि बेशक शादी होने वाली है लड़का लड़की की, लेकिन अपने अंग प्रत्यंग को ना दिखाएं, ना दर्शाएं, ना संबंध बनाएं। शादी के बाद ही ये काम अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों
मोहम्मद इब्राहिम लगारी, वेरी नाइस स्टोरी सुदेश भाई, कैसे हो आप? आपकी हर वीडियो देखता हूं और लाइक भी करता हूं, कमेंट का टाइम नहीं मिल पाता है। मोहम्मद इब्राहिम जी, आप इसी तरह से लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए। ताजिल अहमद हमारी बहन, वेरी नाइस स्टोरी भाई, सम टाइम्स दिस नेवर हैपन, गॉड ब्लेस यू कपल एंड हैप्पी एंडिंग, वॉच्ड दिस वीडियो एज सुन एज आई लाइक आप 5:30 AM यानी कि 5:30 बजे की कह रही होंगी। और फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डोंट नो वेयर यू सर्च दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड अल्लाह ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तेजी रहमान जी। ये यूट्यूब पर ही हमें सर्च करने को मिलती हैं और गूगल वगैरह से, और अखबार न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ से हमें खबर मिलती हैं और वहीं से सर्च करते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई, राम राम भाई साहब जी, आपका समाचार बड़ी रोचकदायक होती है, बहुत सुनता हूँ। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, पीछे से नेपाल के हैं भाई। इंद्राज जांगू जो कि बहुत दिनों में कमेंट किया है, सुपर फैसला। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, जय हिंद जय भारत। सुजीत कुमार, हाँ गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, कहानी सुनकर बहुत मज़ा आता है और ठोकर का खाकर इंसान तब आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे बड़े भाई, बहुत दिनों में आए हैं और पता नहीं कहाँ थे, किसी काम में बिजी थे या फिर कोई रुकावट लगी हुई थी। सर जी, इस कहानी में लड़के के जज्बे और हिम्मत को सलाम है, उसकी हिम्मत से उसे इतना बड़ा सम्मान और पद मिला। रुदौली ज़िला अयोध्या से हैं और पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है इनकी, जो लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है। और सूर्य प्रकाश जी, आप लगातार बने रहा करें जिससे कि हमें लगे कि हमारी फैमिली पूरी हमारे साथ है। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई, शुभरात्रि भाई साहब जी, शुभरात्रि जी। शुभेंद्र यादव, सूबेदार यादव, गुड बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, जय श्री राधे जी। राम गोसाई हमारे भाई जी, हम भी बिजी हैं पर आपके हर वीडियो सेव कर लेते हैं, उसके बाद ही कमेंट लाइक ज़रूर करते हैं। जी राम गोसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। और रणवीर कुमार, राम राम भाई रणवीर। सिसहनी कश्यप दीपक हमारे भाई, जय श्री राम। दीपक कुमार, जिला अलीगढ़ और पोस्ट हरतुआगंज, ताला नगरी, जय श्री राम जी। सलाउद्दीन खान हमारे भाई, सही है सुदेश भाई, दोनों कामयाब हो गए। जी बिल्कुल सलाउद्दीन जी। धीरज बनवाल हमारे भाई, क्या स्टोरी है, लाजवाब है सर, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मुकेश कुमार यूपी 83 से। अमित पटेल हमारे भाई, यहाँ पर पहली बार लड़का लड़की संबंध नहीं बना है, लड़का लड़की के बीच में, जय श्री राम जी बिल्कुल। अंसर खान हमारे भाई, बधाई हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार पटेल हमारे भाई, वीडियोज़ को देखते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।